तो माइक्रोसॉफ्ट का ये जो सिस्टम सेंटर फैमिली है, ये बहुत पुराना प्रोडक्ट है। ठीक है, मतलब ये 1990 से माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। सो जो इसकी एक्सपर्टीज है, इट इज मोर देन 20 years इन द मार्केट। अभी इसके कंपटीशन में हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, इवांती है, यहाँ दूसरा एक प्रोडक्ट है, फॉरगॉट द नेम। फिर आईबीएम का बिग फिक्स है जो अभी एचसीएल के पास है। मतलब बिग फिक्स जो प्रोडक्ट था वो इंडिपेंडेंट कोई सॉफ्टवेयर कंपनी ने बिग फिक्स बनाया था, उसके बाद आईबीएम ने उसको एक्वायर किया, फिर आईबीएम ने उसको बेच दिया एचसीएल को, अभी वो एचसीएल का बिग फिक्स है। इसी तरह इवांती भी एक प्रोडक्ट है जो एससीसीएम के कंपटीशन में है, और एससीसीएम तो है लेकिन एससीसीएम आज भी मार्केट लीडर है। तो एससीसीएम का नया नाम है माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। यहाँ पे मैंने जानबूझ के पुराना लोगो रखा है टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एससीसीएम जब ये था, ठीक है, तो मतलब इसे हम एससीसीएम या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर बोलते थे। ठीक है, तो एससीसीएम बेसिकली क्या है, ये हमारा एक यूनिफाइड टूल है सिस्टम मैनेजमेंट के लिए। यानी सिस्टम मैनेजमेंट में क्या, जो भी सिस्टम्स हमारे एनवायरनमेंट में है, हम सारे सिस्टम्स मैनेज कर सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, चाहे वो सर्वर्स हो, मोबाइल डिवाइसेस हो, एंड पॉइंट्स हो, मतलब एंड यूजर मशीन्स हो, लैपटॉप्स हो, डेस्कटॉप्स हो, एनी प्रोडक्ट। ठीक है, हम सारे मैनेज कर सकते हैं। अभी एससीसीएम के पैरेलली माइक्रोसॉफ्ट हमको डब्ल्यूएसएस देता है। हालांकि डब्ल्यूएसएस आजकल हम यूज नहीं करते हैं, फिर भी जहाँ छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, 10 20 25 50 मशीन्स है, हम डब्ल्यूएसएस यूज कर सकते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? तो अगर हम डब्ल्यूएसएस वर्सेस एससीसीएम की बात करें, तो डब्ल्यूएसएस और एससीसीएम में मेजरली फर्क है कि डब्ल्यूएसएस सिर्फ अपडेट्स पुश करता है माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट से, जबकि एससीसीएम अपडेट्स भी पुश करेगा, आपके नए सॉफ्टवेयर्स भी पुश करेगा, सॉफ्टवेयर्स रिमूव करने हैं उसे भी हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम अपडेट्स, अपग्रेड्स, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉलेशन या सॉफ्टवेयर रिमूवल, रिपोर्टिंग, एनालिसिस, सब कुछ एससीसीएम काम करता है। इसलिए हम इसे यूनिफाइड टूल कहते हैं। मतलब सिंपल संक्षेप में बात करें तो हमारा जो डब्ल्यूसीएस है सिर्फ एक काम करता है, जबकि एससीसीएम मल्टीपल काम करता है, मतलब सारे काम करता है बेसिकली। ठीक है, तो सारे कौन से काम करता है? सो पहले हम डेफिनेशन समझते हैं, इसको समझते हैं क्या है ये। ठीक है, सो नया नाम जो है इसका, दैट इज एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, या हम इसे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर भी बोलते हैं, कॉन्फ़िग मैनेजर भी बोलते हैं, या एससीसीएम भी बोलते हैं। तो इसका पुराना नाम था सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। अभी सिस्टम सेंटर क्या है, एक पूरा फैमिली है, उसमें से एक प्रोडक्ट है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। सिस्टम सेंटर हमारा पूरा फैमिली है, उसमें से एक प्रोडक्ट सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है। और उससे भी इसका पुराना नाम था एसएमएस सर्वर, सिस्टम्स मैनेजमेंट सर्वर। ठीक है, सो ये क्या है, सिस्टम्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। जैसे हम यूज करते हैं लार्ज ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को मैनेज करने के लिए, चाहे उसमें विंडोज एनटी हो, विंडोज एम्बेडेड हो, मैक ओएस हो, लिनक्स हो, यूनिक्स हो, विंडोज फोन हो, सिम्बियन फोन यानी सैमसंग के ओएस वाले फोन्स हो, आईओएस हो, या एंड्रॉइड के मोबाइल डिवाइसेस हो। अभी इंट्यून कैसे है, इंट्यून पहले प्रोडक्ट नहीं था। इंट्यून के बदले हम क्लाउड में प्रोडक्ट यूज करते थे, जिसे हम एमडीएम बोलते थे, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। अभी क्लाउड में माइक्रोसॉफ्ट उसको लेके गया, पहले एज एन एमडीएम, एमडीएम के बाद उसे उसने उसको रीब्रांड किया एज एन इंट्यून, उसके बाद उसमें ऐड किया एमएएम, मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट। तो एमडीएम और एमएम दोनों क्या है, हम उसको इंट्यून में समझेंगे।
ठीक है, अभी हम उसको सिर्फ इतना समझते हैं, उसको इतना पार रखते हैं। अभी एमडीएम जो पहले था, क्लाउड पे जाने से पहले वो ऑन प्रेम का प्रोडक्ट था, ऑन प्रेम स्टैंड अलोन प्रोडक्ट था। अभी स्टैंड अलोन बनने से पहले वो एससीसीएम का पार्ट था। एससीसीएम का एज एन एड ऑन माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया था एमडीएम टूल, मोबाइल डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए, और उसके थ्रू हम आईओएस और एंड्रॉइड या जो मोबाइल फोन डिवाइसेस है उसे मैनेज करते थे। वो एससीसीएम का हिस्सा था, मतलब था स्टैंड अलोन टूल, लेकिन वो एससीसीएम का हिस्सा था। फिर उसे डिटैच कर दिया गया, फिर उसे ऑन प्रेम से हटा के क्लाउड पे डाल दिया गया, फिर उसे रीब्रांड कर दिया गया एज एन इंट्यून, और उसके अंदर एमएम भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, एप्लीकेशन मैनेजमेंट। अभी एससीसीएम क्या क्या कर सकता है, ठीक है। सो एससीसीएम की अगर हम बात करें, सो ऑटोमेटिक अपडेट्स पुश कर सकता है, एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी ये ऑटोमेटिक अपडेट्स काम है हमारे डब्ल्यू स्विच का, वो तो कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय करने का काम है हमारे डब्ल्यूडीएस, ये दोनों हम काम कर सकते हैं। यानी मुझे ना डब्ल्यूडीएस डिप्लॉय करना है अलग से, ना डब्ल्यू स्विच सर्वर डिप्लॉय करना है अलग से, एक ही सर्वर पे मैं एससीसीएम इंस्टॉल कर दूंगा और मेरे ये सारे काम कर सकता है। ठीक है, डब्ल्यू स्विच ऑटोमेटिक अपडेट्स पुश करता है, डब्ल्यूडीएस ओएस पुश करता है, ये दो तो हो गए। उसके अलावा हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी समझो मेरे पास ये मशीन है, इस पे ओएस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं इसको रीफॉर्मेट भी कर सकता हूँ, जो डब्ल्यूडीएस में हम नहीं कर सकते हैं। डब्ल्यूडीएस में मैं इसको सीधा जाके ओएस इंस्टॉल करूंगा, यानी जो पुराना डेटा था वो चला जाएगा। जबकि हमारे पास एससीसीएम में ऐसा फीचर है कि हम यूजर के मशीन का बैकअप लेके उस पे ओएस इंस्टॉल करके और डेटा को रिस्टोर करवा सकते हैं। नो डाउट ये वो एससीएम अकेला नहीं करता है, इसके लिए हमारे पास और एक है एमडीटी टूल, वो भी साथ में काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम सारे यूजर्स को और डिवाइसेस को मॉनिटर कर सकते हैं। इस मशीन पे कौन सा यूजर लॉगिन करके बैठा है, लास्ट यूजर किसने लॉगिन किया था। ठीक है, हम सारे सेटिंग्स डिवाइसेस के उसके कंप्लायंसेस मैनेज कर सकते हैं। हम इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं। इन्वेंट्री मतलब समझो इस मशीन पे कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, इस मशीन पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, सी ड्राइव कितने पार्टीशन का है, डी ड्राइव कितने पार्टीशन का है, ई ड्राइव कितने पार्टीशन का है, कितने कोर का सीपीयू है, कितने साइज का रैम है, ठीक है, कितने साइज का हार्ड ड्राइव है, सारा इन्वेंट्री जो हार्डवेयर का है सॉफ्टवेयर का है, सब कुछ हम देख सकते हैं यहाँ पे बैठे बैठे एससीसीएम में। मतलब यहाँ तक इस पे हार्ड ड्राइव कौन से मेक का लगा हुआ है, कीबोर्ड एक्सटर्नल है इंटरनल है, ठीक है, सब कुछ हमको दिख जाएगा। ठीक है, हम इन डेप्थ इंसाइट देख सकते हैं रिपोर्टिंग के थ्रू सारे एंड पॉइंट डिवाइसेस में। अभी फीचर्स की बात करें, ये तो हमने देखा कि क्या क्या कर सकता है। अभी फीचर्स की बात करें, हमारे पास फीचर्स है, मतलब डिप्लॉयमेंट है, जो डिप्लॉयमेंट की हमने बात करी, एप्लीकेशंस डिप्लॉय कर सकते हैं हम, सॉफ्टवेयर अपडेट्स डिप्लॉय कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय कर सकते हैं, हम कंटेंट भी मैनेज कर सकते हैं। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक फाइल ब्लॉक करनी है या रिमूव करनी है या देखनी है उस मशीन पे है कि नहीं, मैं वो भी देख सकता हूँ। ठीक है, असेट मैनेजमेंट, जैसे हमने इन्वेंट्री की बात की, तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री देख सकते हैं हम। असेट इंटेलिजेंस है, सॉफ्टवेयर मीटरिंग है। अभी समझो हमने एडोब के लाइसेंस लेके रखे हैं, तो एडोब के लाइसेंस तो बहुत कॉस्टली है। ठीक है, एक एक यूजर को के बिहाफ पे हम हो सकता है एडोब में पे कर रहे हो 2-3 लाख रुपए साल का। अभी अगर हमारे पास 1000 लाइसेंस देके रखे हैं और उसमें से 200 यूजर्स लाइसेंस ही नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर यूज ही नहीं कर रहे, तो हम कंपनी तो एज अ कंपनी मुझे सोचना है कि 200 लाइसेंसेस की कॉस्ट हम पे कर रहे हैं बट दे आर नॉट बीइंग यूज्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर जब रिन्यूअल आएगा तो मैं 800 लाइसेंस ही रिन्यूअल करूंगा। तो मैं ये भी देख सकता हूँ भाई हमने जो सॉफ्टवेयर डाल के रखे हैं मशीन पे, यूजर यूज भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर यूजर यूज नहीं कर रहा है तो हम उसे वापस पुल बैक भी कर सकते हैं। ठीक है, रिमोटली हम मैनेज कर सकते हैं और रिमोट भी ले सकते हैं यूजर के मशीन का। उसके अलावा हमारे पास कंप्लायंस है। कंप्लायंस मैनेजमेंट हम देख सकते हैं कितने मशीन्स कंप्लायंट है, कंप्लायंट
नॉन कंप्लायंट है, और उसे रेमेडिएट भी करवा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास पावर मैनेजमेंट है। भाई यूजर का, अगर मेरे पास समझो यूजर डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, जैसे बैंक्स में हम जाते हैं तो डेस्कटॉप्स होते हैं, लैपटॉप्स नहीं दे दिए जाते। अभी जाहिर सी बात है, कंपनी का असेट है तो यूजर विल बी केयरलेस, वो सिस्टम ऑफ करके ही नहीं जा रहे। ठीक है, यहाँ हमारे समझो 200 सर्वर चल रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 2 सर्वर यूज होते हैं 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, और बाकी 198 सर्वर्स यूज नहीं होते हैं। तो हम उनको हाइबरनेट मोड में डाल सकते हैं, या एंड यूजर मशीन से, डेस्कटॉप से उनको हाइबरनेट मोड में डाल सकते हैं, ताकि हमारा पावर कंज्यूम लेस हो। तो वो भी चीजें हम पावर मैनेजमेंट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। क्लाइंट का हेल्थ, एंड पॉइंट्स के मशीन्स का हेल्थ भी हम देख सकते हैं, कैसे हेल्थ चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी में रोल बेस एक्सेस है। मैं रेस्पेक्टिव एडमिन्स को रेस्पेक्टिव टास्क दे सकता हूँ मैनेज करने का। हमारे पास नैप का इंटीग्रेशन है इसके साथ, नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन का। नो डाउट अभी नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन हम यूज नहीं कर सकते हैं, करते हैं, ये ऑब्सोलेट हो गया है नैप। नैप हमारे पास अवेलेबल था सर्वर 2012 तक। उसके बाद हमारे पास एंड पॉइंट प्रोटेक्शन है। एंड पॉइंट प्रोटेक्शन का अलग से हमको एड ऑन लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर आता है, तो डिफेंडर फॉर एंटरप्राइज जो है, उसे हम एंड पॉइंट प्रोटेक्शन बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमको XDR वगैरह फीचर्स मिलते हैं। तो ये जो एंड पॉइंट प्रोटेक्शन है, ये हमको एज एन एड ऑन लाइसेंस मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मॉनिटरिंग है, रियल टाइम भी, और रिपोर्टिंग भी है। ये सारे फीचर्स है हमारे SCCM के। ठीक है, अभी अगर हम SCCM के फैमिली की बात करें, ठीक है, जैसा मैंने कहा SCCM जो सिस्टम सेंटर है वो पूरी फैमिली है। उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, जिसमें से पहला प्रोडक्ट जो है हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है। पहला प्रोडक्ट है हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। उसके बाद हमारा स्कॉम है, ऑपरेशंस मैनेजर। ठीक है, हमारा डेटा प्रोटेक्शन मैनेजर है, वर्चुअल मशीन मैनेजर है, सर्विस मैनेजर है, कैपेसिटी प्लानर है, मोबाइल डिवाइस मैनेजर है, और सिस्टम सेंटर इसेंशियल्स है। ठीक है, अभी ये जो डिवाइस मैनेजर है, ये MDM है। ये MDM, जैसे मैंने कहा, स्टैंड अलोन प्रोडक्ट बनाया गया था, अभी यही अपग्रेड करके इंट्यून में मर्ज कर दिया गया है। यानी हमारे पास अगर किसी को सिर्फ MDM चाहिए तो भी आज भी माइक्रोसॉफ्ट देता है, लेकिन वो एज एन इंट्यून देता है, क्लाउड बेस्ड सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सिस्टम सेंटर इसेंशियल्स उसके लिए है जिसको पूरा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर नहीं लेना है, बेसिक सॉफ्टवेयर चाहिए, इसेंशियल्स उसके लिए है। अगर आपके पास लार्ज एनवायरनमेंट है तो आपके सर्वर्स का कैपेसिटी वगैरह मैनेज करने के लिए, प्लानिंग के लिए कैपेसिटी प्लानर है हमारे पास। सर्विस मैनेजमेंट के लिए सर्विस मैनेजर है। आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स है, उनको सिंगल डैशबोर्ड के थ्रू मैनेज करने के लिए हमारे पास वर्चुअल मशीन मैनेजर है। मतलब ये मैं सिर्फ एक ग्लिम्स दे रहा हूँ, इसमें बहुत सारा इन डेप्थ फीचर्स है, जैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में देखा। सो वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। इसी तरह हमारा ऑप्स ऑप्स मैनेजर हो गया, स्कॉम हो गया, डेटा प्रोटेक्शन मैनेजर हो गया, SVM यानी वर्चुअल मशीन मैनेजर हो गया। इसमें इन डेप्थ बहुत सारे फीचर्स है, इंडिविजुअली ये प्रोडक्ट खुद में एक बड़ा प्रोडक्ट है। डेटा प्रोटेक्शन मैनेजर जैसे हमने बैकअप के चैप्टर में पढ़ा था, हम डेटा प्रोटेक्शन मैनेजर यूज कर सकते हैं, जहां से हम मल्टीपल सर्वर्स का सिंगल डैशबोर्ड के थ्रू बैकअप रिस्टोर सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑपरेशंस मैनेजर है। ऑपरेशंस मैनेजर कोर इन डेप्थ मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है। मतलब आपके पास बहुत सारे सर्वर्स है जिनका आपको साथ में लॉग कलेक्शन और मॉनिटरिंग चाहिए। तो वी हैव स्कॉम। ये सिम नहीं है, सिम टूल अलग होता है। सिम टूल हमारा माइक्रोसॉफ्ट का सेंटिनल है क्लाउड में। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट होता है, ये सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए। इसका काम अलग है, सिम टूल का काम अलग होता है, ये सिम टूल नहीं है। ठीक है, और अभी जो हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की, SCCM की। ठीक है, सो जैसे मैंने बताया कि इसका नया नाम माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है, MECM। माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, यहाँ MEM भी बोलते हैं हम, माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर। दोनों सेम सिमिलर सिनोनिम वर्ड्स है। अभी अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री, मैं इसको लेके जा रहा हूँ गूगल पे। हम गूगल पे चल के हिस्ट्री देखते हैं इसकी।
मैं SCCM वर्जन हिस्ट्री की बात करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास प्रज्वल का वेबसाइट है, तो प्रज्वल का भी वेबसाइट देख सकते हैं और विकिपीडिया का भी हम देख सकते हैं। या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन है हमारे पास SCCM 2509, ये सितंबर 2025 में रिलीज हुआ है। ठीक है, पहले जो हमारे पास आते थे वर्जन्स वो ईयर के बेस पे आते थे, मतलब ईयर के बेसिस पे इन द सेंस 2013, 2010, 2006, 2002। ठीक है, सॉरी, नो नो, ये 2013 नहीं, माय बैड, यहाँ पे है SCCM 2012 R2। ठीक है, इस तरह हमारे पास आते थे। फिर जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 का मेथड चेंज किया रिलीज करने का वर्जन्स का, राइट। सो विंडोज 10 कैसे रिलीज होता है भाई, मंथ और ईयर, तो इसी तरह SCCM के साथ भी किया 2015 से, मतलब ये 11 नवंबर 2015 है, ये फरवरी 2016 है, जून 2016 है, ठीक है, अक्टूबर 2016 है, फिर फरवरी 2017 है, जून 2017 है। इस तरह प्रोडक्ट्स का नंबरिंग चेंज कर दिया, मतलब वर्जनिंग चेंज कर दिया। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो फुल वर्जन यहाँ पे 2012 तक ही दिया हुआ है। हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हमको थोड़ा ज्यादा ग्लिम्स मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो हमारे पास एज SMS सर्वर था, सिस्टम्स मैनेजमेंट सर्वर, उसमें रिलीज वर्जन था 1.0। जो हमारा पहला वर्जन था रिलीज हुआ था 1994 में हमारे NT सर्वर 3.5 के लिए। यानी हम देख सकते हैं कि 1994, फिर 2004, 2024 और अभी 2026, मतलब 1994, 2004, 21, 21, 31 years. 20, 31 हुआ, 1994, 2000। 1994 ना? हाँ, 31 अभी ईयर्स चलो। हो गए, थर्टी यस। वन ईयर्स 31 ईयर्स हो गया। ठीक है, हमें 2014 नहीं गिना, सॉरी, 2004 से फिर 2014, 10 साल और 2024। ठीक है, 31 ईयर्स पुराना प्रोडक्ट है। फिर हमारा रिलीज आया वर्जन 1.1, SMS सर्वर 1.1 1995 में, SMS सर्वर 1.2 1996 में, SMS सर्वर 2.0 1999 में, फिर SMS सर्वर 2003, यहाँ पे ईयर बेस्ड नंबरिंग नेमिंग मेथड स्टार्ट हुआ, जो 2003 में रिलीज हुआ। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने इसको रीब्रांड कर दिया 2007 के रिलीज के साथ एज अ माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, जिसे हम SCCM बोलते हैं। ठीक है, सो वो पहला वर्जन था 2007, फिर 2012, फिर वर्जनिंग चेंज हुआ लेकिन ब्रांडिंग सेम रहा। ठीक है, 1511 1602 ये चलता रहा हमारा 1906 तक। ठीक है, मतलब जून 2019 तक। 2019 नवंबर में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको रीब्रांड कर दिया, जहां पे हमारा वर्जन रिलीज हुआ 10/2019। ठीक है, रिलीज इन दिसंबर 2019 है, ये दिसंबर, देखो ये अक्टूबर में वो बेटा वर्जन रिलीज करते हैं, जो सिर्फ इवैल्यूएशन के लिए होता है, बग फिक्सेस के लिए। एक्चुअल जनरल अवेलेबिलिटी जिस ईयर में होती है वो वेरी हो सकता है इस मंथ से। ठीक है, सो 2019 में अक्टूबर में इन्होंने बेटा रिलीज किया था, एक्चुअल जनरल अवेलेबिलिटी या जनरल रिलीज हुआ दिसंबर 2019 में। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने रीब्रांड कर दिया खुद के प्रोडक्ट को, मतलब ये एज अ प्रोडक्ट सुइट रिलीज हुआ, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। और अभी जो हमारे पास वर्जन है वो चलते आ रहे हैं। ठीक है, अभी उसको फिर से रीब्रांड कर दिया गया है 2022 में, एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर था उसको माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कर दिया 23 से।
और अभी हमारे पास लेटेस्ट रिलीज है 2503 का। यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, लेकिन अभी 2509 रिलीज हो चुका है, जैसे हमने प्रज्वल के वेबसाइट पे देखा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नया वर्जन है 2509, जो नवंबर या दिसंबर या अक्टूबर में 2025 में रिलीज हो गया है, कुछ महीने पहले। ठीक है, तो वो हमारा लेटेस्ट वर्जन है। ये एक हिस्ट्री है हमारे एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की। अभी जब आप एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, मेरे स्लाइड में मैंने यूज नहीं किया क्योंकि मेरा ये डेक पुराना है। ये 2022 तक की है एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, आगे के वर्जन्स नहीं है, इसलिए मैंने गूगल का ही यूज किया। अभी यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं समझने के लिए। हमारे पास करंट ब्रांच है और लॉन्ग टर्म सर्विस ब्रांच है, एलटीएसबी है और सीबी है। सीबी यानी हमारा करंट ब्रांच हुआ, और एलटीएसबी यानी हमारा लॉन्ग टर्म सर्विसिंग ब्रांच हुआ। तो दोनों में क्या फर्क है, ठीक है, और कौन सा हमको यूज करना चाहिए। यहाँ पे मैंने ये दो लिंक रखे हैं, ये दोनों लिंक मैं चैट में भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, हम दोनों की बात करते हैं। मैं वन बाय वन लिंक कॉपी पेस्ट करता हूँ गूगल पे। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म सर्विसिंग ब्रांच है हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का, जिसे हम एलटीएस भी बोलते हैं। सो इसमें क्या होता है, ठीक है, फीचर्स दैट आरंट अवेलेबल। लॉन्ग टर्म सर्विस ब्रांच में आपको कुछ फीचर्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, द करंट ब्रांच ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर सपोर्ट्स द फॉलोइंग फंक्शनैलिटी which isn't available to use in the long term service branch। ठीक है, ये जो सारे फीचर्स है, ये आपको करंट ब्रांच में मिलते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म सर्विसिंग ब्रांच में नहीं मिलते। अभी ये क्या क्या फीचर्स है, ठीक है, तो ये क्यों पता होना चाहिए। अभी कस्टमर ने तो ले लिया, क्यों लॉन्ग टर्म सर्विस ब्रांच ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसको लाइसेंस की कॉस्ट सस्ती पड़ी। अभी हमने तो एज ए एडमिन ज्वाइन किया, फिर पता चला भाई ये तो फीचर यूज ही नहीं कर पा रहे हम। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये लाइसेंस कौन सा है हमारे पास, लॉन्ग टर्म सर्विस ब्रांच है या करंट ब्रांच है। लॉन्ग टर्म सर्विस ब्रांच है तो ये फीचर्स हमको अवेलेबल नहीं रहेंगे। क्या है, इन कंसोल अपडेट्स, तो हमको अपडेट्स कंसोल में नहीं मिलेंगे न्यू फीचर्स एंड न्यू इंप्रूवमेंट्स के। न्यूली रिलीज ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूज एट साइट सर्वर्स एंड क्लाइंट्स मशीन हमको नहीं मिलेंगे। ऑन प्रेमाइस एमडीएम हमको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। विंडोज सर्विसिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो हमको विंडोज 10 और विंडोज 11 के लिए मिलता है। विंडोज सर्विसिंग का डैशबोर्ड भी नहीं मिलेगा, सर्विसिंग प्लान्स भी नहीं मिलेंगे, और इंक्लूडिंग सपोर्ट फॉर रीसेंट विंडोज वर्जन्स भी नहीं मिलेगा। फीचर रिलीज फॉर विंडोज 7 एंड विंडोज 10 लॉन्ग टर्म एस बी एल टी एस बी नहीं मिलेगा। असेट इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा। क्लाउड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे। हम सिस्टम सेंटर में क्लाउड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी बना सकते हैं, वो फीचर हमको नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म सर्विस ब्रांच में। और एक्सचेंज ऑनलाइन का एक्सचेंज कनेक्टर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सारे फीचर्स हमको करंट ब्रांच में ही मिलते हैं, लॉन्ग टर्म सर्विस ब्रांच में नहीं मिलते हैं। तो भाई कौन सा आपको वर्जन, सॉरी, कौन सा प्रोडक्ट आपको यूज करना चाहिए, लॉन्ग टर्म सर्विस ब्रांच यूज करना चाहिए या करंट ब्रांच यूज करना चाहिए, उसका भी एक मैंने लिंक दिया है, उसे भी हम समझते हैं। ठीक है, सो अभी ये अप्लाइज टू कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर करंट ब्रांच है एंड टेक्निकल प्रीव्यू ब्रांच, एंड सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर लॉन्ग टर्म सर्विसिंग ब्रांच है। ठीक है, अभी ये अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई वर्जनिंग का कंसेप्ट नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की बात हो रही है हमारे पास, करंट करंट ब्रांच। सो आपका करंट ब्रांच सारे वर्जन्स में आता है। अगर मैं अभी डाउनलोड करने जाऊं, फॉर एग्जांपल डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, मैं सिर्फ इतना डाल रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डाल रहा हूँ मैं।
ठीक है, आ गया माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, सीधा करंट ब्रांच लिख के ही आ गया। ये मैं इस पे लिंक पे जा रहा हूँ, तो ये करंट ब्रांच डाउनलोड करने को बोल रहा है, और यहाँ पे दे रहा है वर्जन 2403, यानी ये मुझे मार्च 2024 का डाउनलोड दे रहा है। तो जो हमको एक्चुअल पैकेज डाउनलोड मिलता है वो पुराना ही मिलता है। अगर मैं विंडोज 10 भी डाउनलोड करने जाऊंगा, मुझे 2-3 साल पुराना मिलेगा। विंडोज 11 डाउनलोड करने जाऊंगा, 2-3 साल पुराना मिलेगा। ठीक है, तो वो जब ओएस का मेजर रिलीज रिलीज किया गया था। अभी मैं 2403 इंस्टॉल करके उसमें जब अपडेट्स रन करूंगा तो मुझे 2509 मिल जाएगा अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे करंट ब्रांच ही दिखा रहा है सीधा। ठीक है, एलटीएस भी नहीं दिखा रहा है। एलटीएस भी मुझे मिलेगा कहाँ? मेरे वॉल्यूम लाइसेंसिंग के लॉगिन में ही। वॉल्यूम लाइसेंसिंग के लॉगिन में ही मुझे मिलेगा। ठीक है, सो ये हमारे पास जरा 3 ब्रांचेस, तो हमारे पास 3 ब्रांचेस होती है, करंट ब्रांच और लॉन्ग टर्म सर्विसिंग ब्रांच। ये 2 ब्रांच ही हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं। टेक्निकल प्रीव्यू सिर्फ प्रीव्यू के लिए है। जब माइक्रोसॉफ्ट नया ब्रांच रिलीज करता है, सो हमको जो टेक्निकल प्रीव्यू ब्रांच मिलता है वो सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है। जब माइक्रोसॉफ्ट नया वर्जन रिलीज करता है, तो जो माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनर्स होते हैं उनको दिया जाता है, जो एलिजिबल पार्टनर्स है, भाई प्रीव्यू करने के लिए आप इसे टेस्ट करके बताओ, इसमें कोई बग्स हैं, कोई चैलेंजेस है, कोई वीकनेसेस है। वो वीकनेसेस इन द सेंस सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव से जनरली रैरली कोई ऑर्गेनाइजेशन चेक करती है, यूआई के पर्सपेक्टिव से, फीचर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, यूजर फ्रेंडलीनेस के पर्सपेक्टिव से टेस्ट किया जाता है, बग्स के पर्सपेक्टिव से भी टेस्ट किया जाता है। राइट, सो ये सारी चीजें टेक्निकल प्रीव्यू ब्रांच में की जाती है, इसलिए हम इसे प्रोडक्शन में यूज नहीं करते हैं। राइट, अभी बात करें हमको कौन सा यूज करना चाहिए, तो करंट ब्रांच जो है हमारा इस लाइसेंस फॉर यूज इन प्रोडक्शन एनवायरमेंट, use this branch to get the latest features and functionalities. If you have one of the following licenses, you can use this branch. ठीक है, तो मैं करंट ब्रांच कब यूज कर सकता हूँ? जब मेरे पास सिस्टम सेंटर डेटा सेंटर का लाइसेंस है, सिस्टम सेंटर स्टैंडर्ड का लाइसेंस है, सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन का मैनेजर लाइसेंस है, या इक्विवेलेंट सब्सक्रिप्शन लाइसेंस है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई पुराना लाइसेंस था डेटा सेंटर का जिसमें माइक्रोसॉफ्ट अपडेट देता है, तो मैं करंट ब्रांच यूज कर सकता हूँ। अब आते हैं फीचर्स की, तो फीचर्स आप गो थ्रू कर सकते हो। मैं लॉन्ग टर्म सर्विसिंग ब्रांच की बात करूं, तो ब्रांचेस लाइसेंस फॉर यूज इन प्रोडक्शन फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कस्टमर्स who are using the current branch and have allowed their configuration manager software assurance or equivalent subscription rights to expire after 2016 October 2016। ठीक है, जिनका सॉफ्टवेयर एश्योरेंस, जिनके पास कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर करंट ब्रांच का लाइसेंस था लेकिन सॉफ्टवेयर एश्योरेंस रिन्यू नहीं किया उन्होंने, तो वो एलटीएसबी पे मूव कर सकते हैं, या तो सॉफ्टवेयर एश्योरेंस बाय कर सकते हैं। ठीक है, अभी लिमिटेशंस यहाँ पे दिए गए हैं, आपको लिमिटेशंस क्या आएंगे लॉन्ग टर्म सर्विस ब्रांच में। उसके बाद टेक्निकल प्रीव्यू ब्रांच है, सो फॉर यूज इन लैब एनवायरनमेंट, जैसे मैंने कहा ये टेस्टिंग के लिए, ये प्रोडक्शन यूज के लिए नहीं है। ठीक है, तो फीचर्स क्या मिलते हैं हमको, टेक्निकल प्रीव्यू, लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस क्या आएगी हमको, ये हम इस लिंक के थ्रू समझ सकते हैं। तो बेसिकली मोटा मोटा हमारे पास सिर्फ 2 ही वर्जन है। मेजर वर्जन हमारा करंट ब्रांच ही है, तो सिर्फ हम करंट ब्रांच ही यूज करें तो ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। हम हमारे यहाँ पे लैब एनवायरनमेंट में करंट ब्रांच ही डिप्लॉय करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? सर जस्ट ये ब्रांच यानी समझा नहीं, यानी वर्जन ही है ना ये? हाँ, वर्जन है। मतलब ये ये कैसा ब्रांच। है, देखो मैं सिंपल इसको सिंपलीफाइड कर देता हूँ। हमारे विंडोज सर्वर में हमारे पास कैसे आता है, एक स्टैंडर्ड एडिशन, एक डेटा सेंटर एडिशन है। करेक्ट, हाँ। करेक्ट, इसी तरह ये एडिशन है। हम जब लाइसेंस बाय करते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का, तो हमको करंट ब्रांच ही मिलेगा। ठीक है, ओके, लेकिन यानी वो माइक्रोसॉफ्ट से यानी ये यानी नेमिंग वैसे ही दिया हुआ है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये नेम है सिर्फ।
करंट ओके, ब्रांच है और और लॉन्ग टर्म सर्विसिंग लॉन्ग ब्रांच है। टर्म, यस, तो माइक्रोसॉफ्ट अभी अलग से लॉन्ग टर्म सर्विसिंग ब्रांच का लाइसेंस नहीं देता है आपको, लेकिन जो सर, पुराने कस्टमर है जिन्होंने सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का लाइसेंस लिया हुआ था, ठीक है, जो आगे सॉफ्टवेयर एश्योरेंस क्या है, हर साल माइक्रोसॉफ्ट का आपको सपोर्ट चाहिए, अपडेट्स चाहिए, अपग्रेड्स चाहिए, तो आपको हर साल माइक्रोसॉफ्ट को सॉफ्टवेयर एश्योरेंस का पैसा देना पड़ता है। एग्जाम्पल, जैसे हम एंटीवायरस बाय किया हमने, तो एंटीवायरस का लाइसेंस तो मेरा हो गया, लेकिन अगर मुझे उसके अपडेट्स अपग्रेड्स मिलते रहे तो मैं उसका हर साल सब्सक्रिप्शन रिन्यू करता रहूंगा, करेक्ट। इसी तरह करेक्ट, करेक्ट सर, हमको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का अगर हर साल अपडेट्स अपग्रेड्स चाहिए, तो हमको सॉफ्टवेयर एश्योरेंस क्या है बेसिकली, सॉफ्टवेयर एश्योरेंस है हम माइक्रोसॉफ्ट को पैसा दे रहे हैं, भाई हमें सपोर्ट दो हर साल, ठीक है, सपोर्ट के अलावा हमको अपडेट्स अपग्रेड्स भी दो, उसके चार्जेस होते हैं। नहीं तो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा मैं आपको क्रिटिकल अपडेट्स ही दूंगा, बाकी कुछ फीचर अपडेट्स और अपग्रेड्स कुछ भी नहीं दूंगा। अगर आपको फीचर अपडेट्स अपग्रेड्स चाहिए तो आपको सॉफ्टवेयर एश्योरेंस लेना पड़ेगा हर एक प्रोडक्ट का। विंडोज 10 का अलग से लेना पड़ेगा, विंडोज 11 का अलग से लेना पड़ेगा, एससीसीएम का अलग से लेना पड़ेगा। तो एक क्यूमुलेटिव पैकेज माइक्रोसॉफ्ट बना के देता है, भाई आपको हर साल इतना पैसा देना पड़ेगा सॉफ्टवेयर एश्योरेंस का, ठीक है। तो उस वो अगर आपको लेते हो तो आपको जो भी नए अपडेट्स या अपग्रेड्स आएंगे करंट ब्रांच के, यानी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के, मिलते रहेंगे। अभी समझो आपने वो सर्विस सॉफ्टवेयर एश्योरेंस नहीं लिया, तो आपको इसके नए फीचर अपडेट्स नहीं मिलेंगे, फीचर अपग्रेड्स नहीं मिलेंगे। तो उस एवज में आप क्या कर सकते हो, आप एलटीएस भी इंस्टॉल करके आपका लाइसेंस उसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो आप प्रोडक्ट यूज करते रहोगे, लेकिन आपको नए फीचर नए अपग्रेड्स नहीं मिलेंगे, और नए ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन्स के भी आपको इसमें ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, जैसे हमने पहले वाले लिंक में देखा था यहाँ पे। आया समझ में? यस सर, यस सर, ठीक है। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे एनवायरनमेंट पे। अभी हमको यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स समझने पड़ेंगे। राइट, सो सिस्टम सर्वर्स की टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी हमको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। हमारे पास साइट सिस्टम होता है, एनी मशीन कंटेनिंग अ सिस्टम रोल। तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल रोल्स आते हैं, वो हम जब इंस्टॉलेशन करेंगे तो समझेंगे। हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर एक प्रोडक्ट है जिसमें हमारे पास मल्टीपल रोल्स आते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट देखा हमने, तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट एक रोल है हमारा, ठीक है। वो जैसे हमारे विंडोज सर्वर में हमारे पास रोल्स होते हैं, भाई एडी का रोल इंस्टॉल किया, डीएनएस का रोल इंस्टॉल किया, डीएचसीपी का रोल इंस्टॉल किया। इसी तरह हमारे सिस्टम सर्वर में रोल्स आते हैं जो हर एक फीचर को एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद साइट सर्वर होता है, जो जहां पे हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर इंस्टॉल करेंगे, उसे हम साइट सर्वर बोलेंगे। फिर कंपोनेंट सर्वर होता है जहां पे हम हमारी सर्विस एसएमएस की सर्विस एग्जीक्यूटिव की सर्विस चलेगी। फिर हमको डेटाबेस सर्वर चाहिए होता है, तो हम हमारे लैब एनवायरनमेंट में डेटाबेस सर्वर भी एससीसीएम सर्वर पे इंस्टॉल करेंगे, अलग नहीं बनाएंगे, ठीक है। अभी आज जो अगर हमारे पास टाइम रहा, क्योंकि इसके इंस्टॉलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत सारी प्री रिक्विजिट है, प्री रिक्विजिट फुलफिल करने में ही हमको 2-3 घंटे चले जाएंगे, फिर इंस्टॉलेशन में 1-1.5 घंटा चला जाएगा। सो इसका इंस्टॉलेशन थोड़ा लेंदी है, लेकिन जब हम इसको मैनेज करने जाएंगे तो हमको समझने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। फिर एसएमएस प्रोवाइडर होता है, तो एसएमएस प्रोवाइडर अगेन एक कंपोनेंट है जो हमारे एससीएम सर्वर और डेटाबेस सर्वर के बीच में काम करता है, दोनों को कनेक्ट करता है। उसके बाद हमारे पास रोल्स आते हैं, तो ये सारे हमारे रोल्स हैं। अभी इसमें से 1-2 रोल्स हो सकता है रिमूव कर दिए गए हो, क्योंकि ये जो स्क्रीनशॉट है ये बहुत पुराना स्क्रीनशॉट है, ये 2007 के टाइम का एससीएम सर्वर का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। सो हमारे पास मैनेजमेंट पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट है, रिपोर्टिंग सर्विसेज पॉइंट है, एप्लीकेशन कैटलॉग पॉइंट प्रॉब्ली रिमूव हो गया है,
फॉल बैक स्टेटस पॉइंट है, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन पॉइंट है, सर्विस कनेक्शन पॉइंट है, असेट इंटेलिजेंस पॉइंट, बाकी सारे हमारे पास है। हो सकता है हमको एप्लीकेशन कैटलॉग पॉइंट भी दिखे, लेकिन आजकल हम उसे यूज नहीं करते हैं। तो हर एक का काम क्या है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। मैनेजमेंट पॉइंट है वो हमारा पॉलिसी एंड सर्विस लोकेशन इन्फो उसके पास होता है। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के पास हमारा जनरली कंटेंट होता है। कंटेंट मतलब क्या भाई, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पुश कर रहे हैं, समझो मुझे गूगल क्रोम इंस्टॉल पुश करना है किसी यूजर के मशीन पे या ग्रुप ऑफ यूजर्स के मशीन पे या सारे मशीन पे, ठीक है, वो मैं सिलेक्ट करूंगा मैं कौन से मशीन पे पुश करना चाहता हूँ। तो कंटेंट कहाँ से जाएगा, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से जाएगा। सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट क्या करता है, सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट हमारे डब्ल्यू से बात करता है। ठीक है, कैसे बात करता है, जो हमारा एसएमएस प्रोवाइडर है उसके थ्रू बात करता है, नहीं सॉरी, उसके थ्रू सर्विस कनेक्शन पॉइंट के थ्रू बात करता है। और हमारा डब्ल्यू सी बैकएंड में बात करेगा, और फ्रंट एंड में क्या करेगा ये सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट, सॉरी ये डब्ल्यूसीएस के साथ बात करेगा और अपडेट्स पुल करके लेके आएगा, वो हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट का काम है। ये बैकएंड में डब्ल्यूसीएस के साथ बात करेगा। माइक्रोसॉफ्ट के साथ कौन बात करेगा, माइक्रोसॉफ्ट के साथ हमारा डब्ल्यूसीएस बात करेगा। तो रिपोर्टिंग सर्विसेज पॉइंट हमारा रिपोर्टिंग के लिए काम करता है। फिर फाइलबैक स्टेटस पॉइंट हमारा क्या करता है, समझो मेरा कोई डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट कोई मैनेजमेंट पॉइंट डाउन है, ठीक है, तो उस सिनेरियो में उसको दूसरा सर्वर मिलना चाहिए, वो हमारा फॉल बैक स्टेटस पॉइंट काम करेगा, उसको फॉल बैक ला के दे देगा। एंड पॉइंट प्रोटेक्शन पॉइंट हमारे एंड पॉइंट प्रोटेक्शन के कंपोनेंट के साथ काम करेगा। सारे एंटीवायरस एंटी मैलवेयर के पॉलिसीज या सिक्योरिटी पॉलिसीज जो इंटरनेट पे है वो पुल करके लेके आएगा। सर्विस कनेक्शन पॉइंट हमारा इंट्यून के साथ सर्विस कनेक्शन बना के रखेगा, और डब्ल्यूसूस के साथ। असेट इंटेलिजेंस पॉइंट्स ये हमारे असेट का कैटलॉग सिंक्रोनाइज करेगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री के पर्सपेक्टिव से भी ये इंटेलिजेंस काम आता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है इंस्टॉलेशन से पहले। क्यों समझना है इसे, क्योंकि हमारा इंस्टॉलेशन उसके अकॉर्डिंग होगा। तो हमारे पास यहाँ पे तीन टाइप्स की साइट होती है। हमारे पास एक कैश होती है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव साइट, एक हमारी प्राइमरी साइट होती है, एक सेकेंडरी साइट होती है। ठीक है, तो प्राइमरी साइट क्या है, सो पहले हम इसको, ठीक है, प्राइमरी साइट क्या है। तो प्राइमरी साइट मेरा सारा काम करेगा, मैं प्राइमरी साइट पे ही काम करूंगा। ठीक है, अभी जरूरी नहीं है मेरे पास कैश हो ही। समझो हम अज्यूम करते हैं मेरे पास सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव साइट नहीं है, कैश नहीं है मेरे पास, प्राइमरी साइट ही मैंने डिप्लॉय की है। तो कोई भी एनवायरनमेंट में आपके पास प्राइमरी साइट तो कंपलसरी चाहिए। प्राइमरी साइट में हमारे पास प्राइमरी सर्वर हो, मिनिमम एक होगा ही होगा। अभी प्राइमरी साइट का काम क्या है, सो मेरे पास अगर स्टैंड अलोन प्राइमरी साइट है, स्टैंड अलोन मतलब मैंने कैश डिप्लॉय नहीं किया, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, तो ये किसके लिए फीजेबल है, ये अगर मेरा स्मॉल स्केल डिप्लॉयमेंट्स है, भाई 200 मशीन 500 मशीन मैनेज करने हैं, तो उसके लिए मेरा स्मॉल स्केल डिप्लॉयमेंट के लिए स्टैंड अलोन प्राइमरी साइट इनफ है। इनफैक्ट अगर मैं 30-35 हज़ार मशीन्स भी मैनेज करना चाहता हूँ, उसके लिए भी ये साइट इनफ है, मुझे दूसरी साइट डालने की जरूरत नहीं है। वो हम साइजिंग समझेंगे, साइजिंग का हमारे पास एक लिंक है, मेरे पास, मैं वो ये पहले एक्सप्लेन करने के बाद मैं वो बताऊंगा। ठीक है, इसे हम डायरेक्टली मैनेज कर, डिवाइसेस हम इससे डायरेक्टली मैनेज कर सकते हैं। हम इसको कैश के साथ अपग्रेड भी कर सकते हैं, मतलब अगर मैंने प्राइमरी साइट डिप्लॉय कर दी, अभी मैं आगे चल के बोलता हूँ भाई मुझे कैश चाहिए। अभी कैश क्यों चाहिए, अगर मेरा साइजिंग क्रॉस हो गया, समझो फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी साइट के साथ मैं XYZ नंबर्स 100 मशीन्स में मैनेज कर सकता हूँ, और मेरे पास 101 मशीन्स हो गए। 100 में एक हाइपोथेटिकल नंबर ले रहा हूँ, एक्चुअल साइजिंग हम देखेंगे इसके बाद। ठीक है, तो वो लिमिट क्रॉस हो गई तो मुझे दूसरी एक प्राइमरी साइट डिप्लॉय करनी पड़ेगी।
अगर मैं दूसरी एक प्राइमरी साइट डिप्लॉय करूंगा तो मुझे दोनों को इंडिविजुअली मैनेज करना पड़ेगा, दोनों स्टैंड अलोन हो जाएगी। तो इसके बदले मैं क्या करूंगा, मैं एक कैश बना दूंगा, ठीक है, एक कैश बना दूंगा और दूसरी प्राइमरी भी बना दूंगा, ठीक है। अब ये दोनों प्राइमरी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव साइट को रिपोर्ट करेगी, यानी जो मैंने पॉलिसी से वगैरह सिर्फ यहाँ से डिफाइन होंगे, लेकिन मेरे मेजर रोल्स प्राइमरी पे ही रहेंगे और मैं प्राइमरी के थ्रू ही सब कुछ मैनेज करूंगा, कैश पे मैं कुछ मैनेज नहीं करूंगा, ठीक है। तो फिर सेकेंडरी साइट क्यों चाहिए? अभी समझो प्राइमरी साइट मैंने रखी है मेरे बैंगलोर ऑफिस में, मेरे पास दो दूसरी साइट्स है, एक स्पेन में है, एक लंदन में है। अभी स्पेन और लंदन में मेरे पास लिमिटेड यूजर्स है, मेरे मेजर यूजर्स बैंगलोर में है, ठीक है, मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस बैंगलोर है, मेरे मैक्सिमम यूजर्स बैंगलोर में बैठ रहे हैं, तो प्राइमरी साइट मेरी बैंगलोर में रहेगी। तो वहाँ के यूजर्स को मैं कैसे मैनेज करूंगा, उनको कंटेंट वगैरह कैसे मिलेगा? तो मैं वहाँ पे एक सेकेंडरी सर्वर लगा दूंगा। तो सेकेंडरी सर्वर को हम मैनेज नहीं करेंगे, वो मैनेज होगा प्राइमरी साइट के थ्रू, लेकिन वहां पे लोकल पॉलिसीज, लोकल कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारे सेकेंडरी सर्वर के थ्रू। बेसिकली ये आरओडीसी की तरह काम करेगा। आरओडीसी हमारा कैसे काम करता है? रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। तो इसी तरह ये एक सेकेंडरी साइट होगी जिसके जिसे हम मैनेज नहीं करेंगे, जिसे हम प्राइमरी साइट सर्वर के थ्रू ही मैनेज करेंगे, सेकेंडरी साइट सर्वर को भी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे प्राइमरी साइट पे हम सारे रोल्स इंस्टॉल करते हैं। चाइल्ड प्राइमरी क्या होता है? तो ये चाइल्ड ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव साइट होता है लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट्स में, ठीक है। लिमिटेड रोल्स होते हैं हमारे चाइल्ड प्राइमरी साइट पे, क्योंकि कुछ रोल्स हम कैश पे भी डिप्लॉय कर देते हैं। तो कैश क्या है? लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट्स में हम इसे यूज करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव साइट को, ठीक है। ये दूसरे साइट्स को मैनेज करता है और इसे कंपलसरी प्राइमरी साइट चाहिए, और इसे हम प्राइमरी साइट नहीं बना सकते हैं। एक बार कैश बन गया तो बन गया, आप इसे डाउनग्रेड करके चाइल्ड प्राइमरी नहीं बना सकते हैं। आपने प्राइमरी साइट बनाया है स्टैंड अलोन प्राइमरी, तो आप स्टैंड अलोन प्राइमरी बना के इसको चाइल्ड प्राइमरी बना सकते हैं कैश डिप्लॉय करने के बाद, ठीक है। और इसके नीचे हम एक सेकेंडरी साइट बना सकते हैं। तो सेकेंडरी साइट क्या है हमारा? सेकेंडरी साइट हमारा स्टैंड अलोन साइट है। तो ये दो सिनेरियोज होते हैं हमारे पास स्टैंड अलोन प्राइमरी साइट डिप्लॉय करने के, जहाँ पे स्टैंड अलोन प्राइमरी हमारा टॉप पे आएगा और उसके नीचे सेकेंडरी साइट्स आएंगे। और जहाँ हमारा चाइल्ड प्राइमरी कहाँ आएगा? जहाँ पे हमको लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट से, वहाँ पे हमारा कैश सबसे ऊपर आएगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, सॉरी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव साइट, उसके नीचे हमारा चाइल्ड प्राइमरी साइट आएगा, उसके नीचे हमारा सेकेंडरी साइट आएगा। इस तरह हम काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? यस सर क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो ये और एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे तीन सिनेरियो है, यहाँ पे सिर्फ एक सिनेरियो है। हमने एक स्टैंड अलोन साइट बनाया है जो प्राइमरी साइट रहेगा हस्टन में, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, सिनेरियोस कैसे कैसे हो सकते हैं। दूसरा सिनेरियो है हमारे पास प्राइमरी साइट भी है एक हस्टन में, और सिएटल और बoston में हमारे पास दो सेकेंडरी साइट्स भी है। तीसरा सिनेरियो क्या है? हमारे पास हस्टन में एक प्राइमरी साइट है, उसके नीचे सिएटल और बoston में सेकेंडरी साइट है। फिर हमने देखा हमारा लिमिटेशन एक्सीड हो रहा है, हमारे पास और डिवाइसेस है, तो हमने एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव साइट बना दिया टोरंटो में, उसके नीचे हमारे पास एक प्राइमरी साइट दूसरा आ गया लंदन में, और उसके नीचे मैनचेस्टर में एक सेकेंडरी साइट आ गया, और शंघाई में हमारे पास तीसरा प्राइमरी साइट है। तो यहाँ पे तीन प्राइमरी है, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव साइट है, और तीन सेकेंडरी साइट्स है। सेकंड एग्जाम्पल में एक प्राइमरी है, दो सेकेंडरी साइट्स है, और पहले वाले एग्जाम्पल में एक प्राइमरी साइट है। तो हम जो डिप्लॉयमेंट करेंगे वो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल का डिप्लॉयमेंट करेंगे, ठीक है। ये डिप्लॉय करेंगे क्योंकि इसके लिए और इसके लिए बहुत
बड़ा एनवायरनमेंट चाहिए। अगर मैं ट्राई करूंगा कि हम ये वाला एनवायरनमेंट डिप्लॉय कर सके, लेकिन लिमिटेशन रहेगा हमारे पास हार्डवेयर का। सो मैं उस पर अभी काम कर रहा हूँ। ठीक है, सो मैं उस सिनेरियो को कैसे डिप्लॉय कर सकता हूँ वो मैं, मेरे पास लैब सेटअप है, लेकिन हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के पर्सपेक्टिव से मैं उस पर अभी काम कर रहा हूँ कैसे डिप्लॉय कर सकता हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे स्टैंड अलोन साइट से, फिर अगर मेरा एनवायरनमेंट रेडी हो जाएगा तो मैं प्राइमरी और सेकेंडरी साइट वाला सिनेरियो भी डिप्लॉय कर दूंगा। ठीक है, अभी हमारे पास ये लिंक है जो हमको बताती है कि क्या सपोर्ट साइजिंग का मिलता है हमको। ठीक है, तो मैं इस लिंक को कॉपी करके चैट में भी डाल देता हूँ और मैं इसको ओपन भी कर लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं चल रहा हूँ गूगल क्रोम में एंड वी विल यूज दिस लिंक। ठीक है, अभी साइज एंड स्केल नंबर्स फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। ठीक है, सो पहले तो हमारे पास रिकमेंडेड हार्डवेयर का है, हम इसे रिकमेंडेड हार्डवेयर में चलते हैं। अब ये रिकमेंडेड हार्डवेयर है, इसका मतलब ये नहीं है आपको हार्डवेयर ऐसा ही यूज करना है, प्रोडक्शन में इतना यूज करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से। ठीक है, अभी अगर आप साइट सर्वर बना रहे हो, साइट सर्वर क्या होता है, जहां पे आपको स्टैंड अलोन प्राइमरी साइट सर्वर चाहिए विथ अ डेटाबेस सर्वर रोल ऑन दी सेम सर्वर जो हम रेडी करने वाले हैं। ठीक है, यानी मैं एक ही सर्वर पे डेटाबेस सर्वर भी बनाऊंगा और मेरा स्टैंड अलोन प्राइमरी साइट सर्वर भी वही बनेगा। तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट बोलता है आपको 16 कोर सीपीयू और 96 GB रैम चाहिए, 96 GB रैम, जिसमें से 80% रैम आपको सीक्वल सर्वर को देनी है। ठीक है, तो आप बोलोगे यार मैं तो स्मार्ट बनूंगा, मैं 2 VM डिप्लॉय कर दूंगा। तो माइक्रोसॉफ्ट बोलता है ठीक है भाई, आप थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट हो, 2 VM डिप्लॉय करो, कोई बात नहीं, 2 VM डिप्लॉय कर दो। एक पे आप डेटाबेस सर्वर बना दो, रिमोट डेटाबेस सर्वर फॉर स्टैंड अलोन प्राइमरी साइट, और एक पे स्टैंड अलोन प्राइमरी साइट सर्वर बना दो। ठीक है, विथ अ रिमोट साइट डेटाबेस, मतलब डेटाबेस सर्वर दूसरी जगह पे। ठीक है, तो स्टैंड अलोन साइट सर्वर हमारा 8 कोर सीपीयू और 16 GB रैम होना चाहिए, और डेटाबेस सर्वर हमारा 16 कोर सीपीयू और 72 GB रैम होना चाहिए। यानी ऑलमोस्ट मोटा मोटा देखे तो सेम हो गया, लेकिन यहाँ पे जब हम स्टैंड अलोन डेटाबेस सर्वर बना रहे हैं तो उसको 90% रैम उसको दे देना है। तब ये देखो तो आप ये मोटा मोटा 88 हो गया रैम, और कोर्स बढ़ गया, 24 कोर्स हो गया। तो मोटा मोटा ये प्रिफरेबल है अगर आप स्मॉल एनवायरनमेंट में हो, लेकिन आपका लार्ज स्केल एंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट है तो यही एनवायरनमेंट होना चाहिए। डेटाबेस सर्वर आपका अलग होना चाहिए, स्टैंड अलोन प्राइमरी सर्वर आपका अलग होना चाहिए। अभी आप बोलोगे भाई ये तो मेरा स्टैंड अलोन प्राइमरी साइट हो गया, तो मैं तो चाइल्ड प्राइमरी बना दूंगा और एक कैश सर्वर बना दूंगा। तो कैश सर्वर जब बनाओगे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव साइट सर्वर विथ अ डेटाबेस सर्वर उसके ऊपर, तो आपको 128 GB रैम चाहिए और 20 कोर सीपीयू चाहिए। तो यहाँ पे भी आप स्मार्ट काम करते हो भाई, डेटाबेस सर्वर अलग रहेगा, मेरा कैश सर्वर अलग रहेगा। तो अगेन आपका 24 कोर तो सीपीयू रहेगा, 16 GB रैम चाहिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव साइट के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टैंड अलोन प्राइमरी साइट के लिए चाहिए था। और डेटाबेस सर्वर के लिए 96 GB रैम चाहिए। यहाँ पे डेटाबेस सर्वर आपका 72 GB रैम था, लेकिन यहाँ पे स्टैंड अलोन प्राइमरी था। तो यहाँ पे डेटाबेस सर्वर आपका एक ही रहेगा, प्राइमरी साइट के लिए भी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव साइट के लिए भी। दो डेटाबेस सर्वर नहीं लगेंगे हमको, एक ही डेटाबेस सर्वर लगेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले एक कैश सर्वर डिप्लॉय करो, आप डेटाबेस सर्वर डिप्लॉय करोगे 96 GB रैम के साथ, फिर एक कैश सर्वर डिप्लॉय करोगे 16 GB रैम के साथ, फिर एक चाइल्ड प्राइमरी साइट डिप्लॉय करोगे। ठीक है, 16 GB के साथ। लेकिन आप चाइल्ड प्राइमरी साइट डेटाबेस सर्वर के साथ डिप्लॉय करना चाहते हो तो 96 GB रैम देना पड़ेगा। ठीक है, अभी अगर आप सेकेंडरी साइट सर्वर डिप्लॉय करना चाहते हो तो उसमें 8 कोर सीपीयू और 16 GB रैम होना चाहिए। यानी हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल सिनेरियोज के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं। ठीक है, अभी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के अलावा यहाँ पर रिमोट साइट सिस्टम सर्वर्स के, आप अगर कोई मैनेजमेंट पॉइंट खाली बनाना चाहते हो तो उसको 4 CPU और 8 GB रैम दे सकते हो। खाली डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बनाना है तो 2 कोर सीपीयू 8 GB रैम दे सकते हो। खाली सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट बनाना है तो 8 कोर सीपीयू 16 GB रैम दे सकते हो। ये उसके अलावा और कोई साइट रोल आपको डिप्लॉय करना है तो 4 कोर सीपीयू 8 GB रैम दे सकते हो। डब्ल्यू स्विच कॉन्फ़िगरेशन भी दिए हुए हैं। ठीक है,
आपको डिस्क स्पेस कितना चाहिए, तो यहाँ पे डिस्क स्पेस दिया क्या है, अगर आपको मिनिमम डिस्क स्पेस कितना जीबी लगेगा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर एप्लीकेशन और लॉग फाइल्स के लिए 25 जीबी लगेगा। लेकिन अगर आपके पास 25,000 क्लाइंट्स है तो 50 जीबी लगेगा। 25,000 क्लाइंट्स है तो 50 जीबी लगेगा। 50,000 क्लाइंट्स है तो 100 जीबी रैम लगेगा, सॉरी 100 जीबी स्पेस लगेगा। 1 लाख क्लाइंट्स है तो 200 जीबी स्पेस लगेगा। 1.5 लाख क्लाइंट्स है तो 300 जीबी लगेगा। और 7 लाख क्लाइंट्स है तो 200 जीबी रैम, सॉरी 200 जीबी स्टोरेज लगेगा। ये तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर एप्लीकेशन और लॉग फाइल्स के लिए। अभी ये आया साइट डेटाबेस एमडीएम फाइल के लिए, 2 TB तक का साइज लग सकता है। साइट डेटाबेस एलडीएफ फाइल 100 जीबी तक लग सकता है। उसके अलावा टेम्पररी फाइल साइज एज नीडेड। ठीक है, ये हमारा स्टोरेज लग गया। ठीक है, अभी हम चलते हैं, समझो आपके पास विंडोज 11 मशीन है। ठीक है, तो जैसे हमने हमारे एनवायरनमेंट में देखा था कि मैं आर से टूल्स डिप्लॉय कर सकता हूँ विंडोज 11 मशीन पे या विंडोज 10 मशीन पे, वहां से बैठ के मैं मेरे सारे सर्वर्स मैनेज कर सकता हूँ। तो इसी तरह मैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कंसोल कोई क्लाइंट मशीन पे भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, विंडोज 11 विंडोज 10 मशीन पे। मेरा एससीसीएम सर्वर अलग रहेगा, कंसोल अलग रहेगा। कंसोल मेरा एससीसीएम सर्वर पे भी डिप्लॉयड रहेगा और मैं कोई और मशीन पे भी डिप्लॉय कर सकता हूँ, वहां से बैठ के भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो जब मैं कंसोल डिप्लॉय करूंगा कोई सिर्फ क्लाइंट मशीन पे, तो वहां पे कंसोल के लिए मुझे 2 जीबी रैम चाहिए और कम से कम i3 प्रोसेसर चाहिए और 2 जीबी रैम चाहिए। और रिजोल्यूशन इस हिसाब से चाहिए, मिनिमम रिजोल्यूशन 1024x768 चाहिए। अभी समझो लैब डिप्लॉयमेंट आप कर रहे हो, साइट एंड डेटाबेस सर्वर एक ही पे, तो आपको 2 to 4 कोर सीपीयू और 12 जीबी रैम चल जाएगा। 8 से 12 जीबी रैम चल जाएगा। साइट सिस्टम सर्वर है तो 1 से 4 कोर सीपीयू और 2 से 4 जीबी रैम, डिपेंडिंग, ये रैम वेरी नहीं हो रहा है 8 से 12 या 2 से 4, क्योंकि हो सकता है आपके मशीन पे, अभी जैसे मेरे मशीन पे बहुत कुछ डला हुआ है, मैं पर्सनल यूज के लिए भी सेम मशीन यूज करता हूँ और लैब डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी सेम मशीन यूज करता हूँ, मेरे दोनों अलग नहीं है। भी समझो मैं अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ और मशीन यूज कर रहा हूँ और लैब के लिए अलग अलग मशीन। तो इस पे मेरे पर्सनल यूटिलिटी के भी सॉफ्टवेयर बहुत सारे डले हुए हैं। तो इस एवज में अगर मैं 8 जीबी रैम देता हूँ तो हो सकता है मेरी मशीन पे कम पड़ेगा, वर्चुअल मशीन को ज्यादा कंज्यूम लगेगा, क्योंकि अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी मेरा रैम कंजम्पशन कर रहा है। क्लाइंट के लिए मैं 1 से 3 जीबी रैम दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा मोटा मोटा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है। ये जो लिंक शेयर किया है इसी में ही अवेलेबल है, राइट। अभी यहाँ पे सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से हैं और सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर क्लाइंट्स एंड डिवाइसेस कौन से हैं, ठीक है, उसका भी दिया हुआ है। अगर मैं वो दोनों लिंक ओपन करता हूँ, तो जैसे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर साइट सिस्टम सर्वर्स के लिए, तो मैं, मेरा जो विंडोज सर्वर 2025 है, चाहे वो अज्योर एडिशन हो, स्टैंडर्ड या डेटा सेंटर एडिशन हो, उस पे मैं तीनों टाइप के साइट सर्वर्स बना सकता हूँ। ये सारे रोल्स भी डिप्लॉय कर सकता हूँ। 2022 अगेन तीनों एडिशंस, तीनों टाइप के साइट सर्वर्स, और ये सारे रोल्स, देखो यहाँ पे रोल्स बढ़ गए, असेट इंटेलिजेंस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यानी विंडोज सर्वर 2025 सपोर्ट नहीं करता है असेट इंटेलिजेंस। यहाँ पे मैं देखूं तो यहाँ पे बस 4 और 4 और 4, 13 रोल्स है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं देखूं तो यहाँ पे 4+4+4+4, यहाँ पे 16 रोल्स है, 3 रोल्स मेरे सपोर्ट बढ़ गया 2022 पे। अगर 2019 है तो 2019 में हमारे पास अज्योर एडिशन नहीं आता है, हमारे पास स्टैंडर्ड एंड डेटा सेंटर एडिशन है। मैं तीनों टाइप का रोल्स डिप्लॉय कर सकता हूँ, और यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो 4+4+4+4, यहाँ पे भी मेरे 16 रोल्स सारे सपोर्टेड है। अगेन 2016 पे स्टैंडर्ड एंड डेटा सेंटर एडिशन सपोर्टेड है, तीनों टाइप के साइट रोल्स डिप्लॉय कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मेरे सारे 16 रोल्स सपोर्ट करते हैं। फिर मेरे पास विंडोज स्टोरेज सर्वर है, स्टोरेज सर्वर पे मैं खाली डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बना सकता हूँ। 2012 और 2012 R2 है, अगर मेरे पास स्टैंडर्ड एडिशन और डेटा सेंटर एडिशन आता है, उस पे भी मैं सारे डिप्लॉय कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास सपोर्ट है। ठीक है, लेकिन हम ये
ऑब्सोलेट हो चुका है, एंड ऑफ लाइफ हो चुका है और एंड ऑफ सपोर्ट हो चुका है। ठीक है, सो दी अक्टूबर 2023 10 को enter the extended support updates phase. Microsoft will no longer provide support for configuration manager site servers on roles installed on these operating systems. तो इस पे हमको कोई सपोर्ट नहीं मिलना है, हमको कोई प्रॉब्लम आती है तो इससे अच्छा रिकमेंडेड है कि आप 22 या 2019 पे ही डिप्लॉय करो। हम 2022 पे डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, ताकि हमको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे स्टेट माइग्रेशन पॉइंट वगैरह सब सब यहाँ पे भी सपोर्ट हेड है। तो 2019 और 2022 में हमारे पास दोनों सारे सपोर्ट से रोल, तो हम 2022 प्रेफर करेंगे, 2022 पे ही हम डिप्लॉयमेंट करेंगे, 2025 पे नहीं करेंगे फिलहाल के लिए, बिकॉज वी हैव लिमिटेशन ऑफ 3 रोल्स, 3 रोल्स हमको नहीं मिलेंगे और हमको असेट इंटेलिजेंस पॉइंट देखना है, क्योंकि हम भले स्टैंड अलोन प्राइमरी साइट डिप्लॉय करें, लेकिन ये रोल ही नहीं होगा, ये रोल का सपोर्ट ही नहीं होगा 2025 पे, तो हम देख भी नहीं पाएंगे ये फीचर, राइट। सो हम ये रोल्स डिप्लॉय करेंगे। अभी इसके अलावा हमारे पास ये भी लिंक है, सपोर्टेड ओएस वर्जन फॉर क्लाइंट्स एंड डिवाइसेस फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लाइंट्स और डिवाइसेस को मैनेज करता है, तो वो क्या लिमिटेशन है हम, ठीक है, विंडोज कंप्यूटर्स, तो विंडोज कंप्यूटर्स हमारे पास विंडोज 11 विंडोज 10 का सपोर्ट मिलता है। ठीक है, ये हमको मिलता है। अजूर वर्चुअल डेस्कटॉप की का भी सपोर्ट मिलता है हमको। उसके अलावा सपोर्टेड सर्वर ओएस वर्जन्स भी हमारे पास 2025 2022 2019 2016 2012, ठीक है, 2012 R2 2012 स्टोरेज सर्वर भी है। ठीक है, 2012 R2 स्टोरेज सर्वर भी है, सर्वर कोर का भी सपोर्ट मिलता है। उसमें आपका 2025 भी है, सारे 2012 तक सर्वर कोर पे भी सपोर्ट मिलता है। एम्बेडेड मशीन्स पे भी मिलता है हमको सपोर्ट। फिर विंडोज 11 के आईओटी और एम्बेडेड मशीन्स पे, एंटरप्राइज पे भी मिलता है हमको सपोर्ट। ठीक है, ये सारे हम मैनेज कर सकते हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, मैक कंप्यूटर्स को भी। ठीक है, तो मैक ओएस, बिग sur, कैटालिना एंड मोजावे, ये तीनों सपोर्ट मिलता है। ऑन प्रमाइस एमडीएम के लिए भी हमको ये सारे विंडोज 10 पे सपोर्ट मिलता है। एक्सचेंज सर्वर को भी हम मैनेज कर सकते हैं हमारे एससीसीएम के थ्रू। तो यहाँ पे मोटा मोटा हमारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मैनेज कर सकते हैं जो एज ऑन डेट काम कर रहे हैं। ठीक है, जो एज ऑन डेट काम कर रहे हैं। अभी और एक हम चीज देखेंगे, जो हमारा साइट एंड सिस्टम प्री रिक्विजिट है। यहाँ पे प्री रिक्विजिट दिया गया है, ये जो हमको इंस्टॉलेशन के लिए चाहिए, इसको मैं नेक्स्ट सेशन में बात करूंगा। पहले अभी हम यहाँ पे ये स्टडी करेंगे कि हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव साइट अपने नीचे 25 चाइल्ड प्राइमरी साइट बना सकता है। इसी तरह आपके पास अगर प्राइमरी साइट है, उसके नीचे हम 250 सेकेंडरी साइट्स बना सकते हैं। एक प्राइमरी के नीचे 250 सेकेंडरी साइट और एक कैश के नीचे 25 प्राइमरी साइट हो सकती है, राइट। अभी द नंबर ऑफ सेकेंडरी साइट्स पर प्राइमरी साइट इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूअसली कनेक्टेड एंड रिलायबल वैन कनेक्शंस फॉर लोकेशंस दैट हैव फ्यूअर देन 500 क्लाइंट्स। ठीक है, अगर मेरे पास 500 से नीचे मशीन है तो मैं सेकेंडरी साइट नहीं डालूंगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेकेंडरी साइट मैं क्या डालूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट डिप्लॉय कर दूंगा, तो वो ज्यादा इजी रहेगा मुझे मेंटेन करने में, राइट। अभी सेकेंडरी साइट्स डज नॉट सपोर्ट एनी चाइल्ड साइट्स। ठीक है, अभी उसके अलावा हमको साइजिंग का जो था, हाँ, होल्ड ऑन, हाँ, यहाँ पे है। अभी अगर मेरे पास सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव साइट है, तो उसके अंडर मैं 7 लाख डिवाइसेस रन कर सकता हूँ, विंडोज डेस्कटॉप्स, और 25,000 मैक ओएस मशीन्स, और 1 लाख डिवाइसेस दैट यू मैनेज यूजिंग ऑन प्रेमिस एमडीएम। अगर ऑन प्रेमिस एमडीएम सॉल्यूशन है, तो मैं 1 लाख डिवाइसेस वो भी डिप्लॉय कर सकता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 7 लाख डेस्कटॉप्स का सपोर्ट है। डेस्कटॉप्स में मेरे पास विंडोज डेस्कटॉप्स में मेरे पास लैपटॉप डेस्कटॉप दोनों आ गए। 25,000 मैक डिवाइसेस है और लाख एमडीएम डिवाइसेस है, टोटल 8,25,000 हुआ। ठीक है, लेकिन समझो भाई मेरे पास 50,000 ये सॉरी, अभी दूसरा दूसरा सिनेरियो लेते हैं।
एक मिनट, चाइल्ड, हाँ, प्राइमरी साइट 1,50,000 क्लाइंट्स टोटल मैं मैनेज कर सकता हूँ, जिसमें से 25,000 मैक ओएस डिवाइस हो सकते हैं, ठीक है, और 1,25,000 डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो सकते हैं। लेकिन समझो मेरे पास विंडोज डेस्कटॉप ही 1.5 लाख है, तो मैं ये 25,000 मैक्स डिवाइसेस मैनेज नहीं कर सकता, राइट। अब मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1.5 लाख की है, 1.5 लाख से ज्यादा मैं मैनेज नहीं कर सकता अभी। अगर लेकिन स्टैंड अलोन प्राइमरी साइट है मेरे पास, तो मैं 1,75,000 डिवाइसेस मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है, जिसमें से 1.5 लाख क्लाइंट्स हो सकते हैं, 25,000 मैक ओएस हो सकते हैं, और 50,000 एमडीएम डिवाइसेस हो सकते हैं, मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 1.5 लाख डेस्कटॉप्स है, 10,000 मैकबुक्स है, और 15,000 मोबाइल डिवाइसेस है, मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। फिर सेकेंडरी साइट से हम 15,000 विंडोज मशीन ही मैनेज कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम मशीन्स मैनेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साइजिंग का लिमिटेशन है। अभी समझो मेरे पास 1.5 लाख, मैं अभी प्राइमरी साइट डिप्लॉय कर रहा हूँ, स्टैंड अलोन प्राइमरी, जो 1,75,000 मशीन्स मैनेज कर सकती है। अभी मेरे पास 1.5 लाख विंडोज मशीन्स है, अगर मेरे पास 1.5 लाख एक भी हो गया, ठीक है, तो मुझे कैश डिप्लॉय करना पड़ेगा। कैश डिप्लॉय करने के बाद मुझे और एक प्राइमरी साइट भी डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो ही मैं मैनेज कर पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने कैश तो डिप्लॉय कर दिया, लेकिन कैश के साथ, सॉरी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ मेरे पास लिमिटेशन तो चाइल्ड प्राइमरी भी 1.5 लाख ही है, तो मुझे और एक प्राइमरी साइट चाहिए, लेकिन और एक प्राइमरी डिप्लॉय करने के लिए मुझे कैश चाहिए। तो मैं पहले कैश डिप्लॉय करूंगा, फिर एग्जिस्टिंग स्टैंडअलोन प्राइमरी को चाइल्ड प्राइमरी बनाऊंगा, फिर दूसरा चाइल्ड प्राइमरी डिप्लॉय करूंगा, तब जाके मैं दूसरा एक मशीन मैनेज कर सकता हूँ। क्लियर है लिमिटेशंस साइजिंग का? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पार्क रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, मैं प्रॉब्ली ट्यूसडे तक कंफर्म कर दूंगा। अगर हम वेनेसडे को लेक्चर ले सकते हैं, वेनेसडे थर्सडे मैं ट्राई कर रहा हूँ, वेनेसडे थर्सडे हम शाम को 8:30 to 9:30 सेशन रखें, ठीक है। फर्स्ट लेट मी स्टार्ट दी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।